Hello guys, welcome again to the discussion on class 10th geography chapter number 1 resource and development, and this was presented by me myself Raj Gupta and you are watching me on guided path. So guys, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था इस वाली लाइन तक। अब याद हमें स्टार्ट करना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। तो जिसने नहीं देखी है पहली पार्ट वो देख लो जाके, उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी और कुछ 24 से 25 मिनट की वीडियो है, तो आप जाके देख सकते हो। और नहीं भी देखोगे तो यहाँ से ऐसा क्लियर हो जाएगा आपको। आज का टॉपिक मेरा जिम्मा है कंप्लीट कराना, क्लियर कराना। पहला पार्ट नहीं देखोगे, बाद में देखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। So resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life. So without resources we are nothing. तो रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, और लाइफ की क्वालिटी होती है उसे मेंटेन करने के लिए। अब अगर आप मान लो कि भाई आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए, तो क्या लाइफ बचेगी? क्योंकि पानी क्या है, रिसोर्स है। लेकिन आप अगर पानी के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपके पास कार नहीं है, बाइक नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन नहीं है, टीवी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे, मतलब आपका जीवन कैसे कटेगा? आज की डेट में तो नहीं कट सकता, ठीक है। पहले आप जी सकते थे सिर्फ हवा पानी खाने से, आज जी सकते हो रोटी कपड़ा मकान, पहले हुआ करता था, अब नहीं होता है। अब आपको इंटरनेट भी चाहिए, अब आपको हेल्थ भी चाहिए अच्छी, तो वो चीज़ें हैं। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हो गए हैं आज की डेट में। सो इट वॉज बिलीव डेट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो ऐसा माना जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के। नेचर में फ्री मिलता है, बट ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हमें लगता है कि वो फ्री गिफ्ट है नेचर के, तो इसीलिए ह्यूमन बींग्स यूज them indiscriminately and this has led to the following major problems। तो इसी की वजह से जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गई हैं, ठीक है। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। तो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज जो है वो घटते जा रहे हैं क्योंकि कुछ इंडिविजुअल, उनका लालच रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं लालची जो कि एनवायरनमेंट को बार मतलब एनवायरनमेंट को मतलब डिप्लेट कर रहे हैं, उनको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी हम बात करेंगे लाइन है, ठीक है। वो लाइन ये है कि मदर अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, बट मदर अर्थ कैन नॉट प्रोवाइड इनफ टू फुलफिल द ग्रीड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो मदर अर्थ इतना देती है कि हम सबकी नीड पूरी हो जाए, बट ग्रीड पूरी नहीं हो सकती, लालच कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये बोला था हमारे बहुत ही अच्छे एक लीडर थे, आपको मुझे बताना है कि किसने दिया है, ठीक है। सो एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। तो रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में रह गए हैं, जिसकी वजह से जो डिवाइड सोसाइटी है वो डिवाइड हो गई है टू पार्ट्स में, टू सेगमेंट्स में, हैव एंड हैव नॉट, रिच और पुअर, जिनके पास है या जिनके पास नहीं है। सो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई सोसाइटी, रिच एंड पुअर। रिच जिनके पास रिसोर्सेज हैं और पुअर जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्यों हो रही हैं, रिसोर्सेज के खत्म होने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, बार बार पेड़ कटते ही रहते हैं, ठीक है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रीज इनडायरेक्टली, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन फिर से अगेन ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कटिंग ऑफ ट्रीज से होती हैं। अगर हम और ज़्यादा प्लांट ग्रो करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रुक जाएंगी, ठीक है। बट ऐसा हम क्यों करेंगे, हमें तो फ़ोन चलाना है, ठीक है। तो वो चीज़ें बाद में साइड करते हैं, अभी हम ध्यान देंगे चैप्टर पर। Therefore, resources planning is essential for sustainable existence of all form of life। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एसेंशियल है। हमें प्लान करना चाहिए कि हमें कितना रिसोर्स कौन सा यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें होनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल रिसोर्स मान लेते हैं, हम अपने घर का बजट ले लो। आप मान लो कि आपकी फैमिली 25,000 अर्न करती है महीने की, ठीक है, सपोज। अब कोई बोलेगा भाई नहीं 15 है, कोई बोलेगा नहीं भाई 40 है, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000 पर फैमिली। अब आप अगर इसको प्लान नहीं करोगे कि भाई मेरे को 5,000 देनी है बच्चे की फीस, ठीक है, प्लान करके चलना पड़ता है। 1,000 का हो गया सिलेंडर, अप्रोक्सीमेटली 850 के आसपास आता है, ठीक है। इस हिसाब से राशन का कर लो अलग, ठीक है, अपना सब्जी वगैरह जो भी। तो वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से प्लान करनी पड़ती है।
तो अगर आप रिसोर्सेज प्लान नहीं करोगे तो जो दिक्कत है वो बढ़ती रहेंगी। जैसे आपका बजट खराब हो सकता है अननेसेसरी खर्च करने से, उसी तरह से आप अननेसेसरी रिसोर्सेज बिगाड़ोगे तो दिक्कत होगी। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब हमने रिसोर्स प्लानिंग नाम की चीज आई तो उसके साथ एक वर्ड आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसमें हम आज की नीड भी पूरी करें और फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ दें। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम क्या होता है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, तो प्रेजेंट के डेवलपमेंट को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए और फ्यूचर की जो नीड्स हैं उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम आज की भी नीड पूरी करें और जो फ्यूचर के लिए उसके लिए भी कुछ छोड़ के जाएं। ठीक है, अब इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक समिट हुआ था। समिट मतलब जहाँ पे हर देश के हेड आए थे। ठीक है, हेड आए थे। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, इसको सिर्फ अर्थ समिट के नाम से भी हम जानते हैं और रियो डी जेनेरियो के समिट नाम से भी जानते हैं, जो कि हुआ था 1992 इन जून। तो इन जून 1992 more than 100 heads of state met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international earth summit। तो टोटल कितनी कंट्रीज हैं? 195। 195, ठीक है। तो 195 में से मतलब 100 से भी ज्यादा, तो ऑलमोस्ट आधे से भी ज्यादा, ठीक है, जो लीडर्स थे वो गए थे अर्थ समिट में। कहाँ पे? ब्राजील में। कब? जून 1992। तो द समिट वाज convened for addressing urgent problems of environment protection and socio-economic development at the global level। तो अर्जेंट प्रॉब्लम क्या थी? अर्जेंट प्रॉब्लम कि भाई ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये सारी क्या थी? अर्जेंट प्रॉब्लम थी जिनको हमें देखना था और उसे सुलझाना था। The assembled leaders signed the Declaration on Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century। तो जो रियो डी जेनेरियो समिट था उसमें क्या किया लोगों ने? अपनाया क्या? एजेंडा 21। एजेंडा 21 मतलब कि जो डेवलपमेंट होगा 21 सेंचुरी में, जो अभी चल रही है 2000 से लेके 2100 तक। तो ये है हमारी 21st सेंचुरी। तो इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारा क्या था? एजेंडा था। ठीक है, हमने ये अपनाया इन अर्थ समिट विच वाज टेक प्लेस ऑन जून 1992। ठीक है, तो ये था हमारा अर्थ समिट के बारे में। अब एजेंडा 21 क्या है? So it is the declaration signed by the world leader in 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development UNCED, which took place at Brazil. It aims at achieving global sustainable development। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमने किया था। तो इसके लिए कुछ गोल सेट किए थे हमने। क्या किए थे? गोल सेट किए थे जिनको हम 2015 तक जानते थे। किस नाम से? MDG नाम से। अब जानते हैं हम इसको 2015 के बाद से। क्या जानते हैं हम इसको? 2015 से लेके अभी तक 2021 तक हम जानते हैं इनको SDG नाम से। तो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 17 गोल है कुल। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि मैं आगे जाके सिविल सर्वेंट बनूं या मैं कुछ गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करूं, अच्छे लेवल का बनूं, तो आप 17 गोल्स को जाके देखो, इसके बारे में थोड़ी और स्टडी करो एंड देन आपको पता चल जाएगा कितनी प्रॉब्लम है, कितने सही है, क्या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये था एजेंडा 21। नेक्स्ट, तो ये देखो आपको दिख रहा होगा कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अपनी एडिशनल नॉलेज डाल रहा हूँ, जो जो मुझे पता है। ठीक है, वो सब चीज़ आपको बता रहा हूँ और साथ के साथ एनसीईआरटी भी चल रही है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ बुक की नॉलेज ना मिले, आपको बाहर की भी थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहे इधर उधर से। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है कंपैरेटिवली बुक की नॉलेज से। नेक्स्ट, रिसोर्स प्लानिंग। क्या? रिसोर्स प्लानिंग। Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resource। तो रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें तीन पार्ट होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, थर्ड मैचिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने रिसोर्सेज हमारे पास, किस पार्ट में कितने रिसोर्सेज हैं। तो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे छोटा नागपुर प्लेट्यू में करना, वो हम बात करें तो
ये बीच में आता है, मतलब सेंटर में आता है हमारे अर्थ, सॉरी, इंडिया के। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल हार्टलैंड ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं इसे हम, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बात करें मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात करें, ये हो गया हमारा एक। फिर हम जाते हैं राजस्थान में, भाई यहाँ पे सोलर एनर्जी अच्छी है, ठीक है, विंड एनर्जी अच्छी है, तो हम वहाँ पे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साउथ ईस्ट बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो हम वहाँ की तरफ नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कहाँ कहाँ किस पार्ट में हमारे रिसोर्सेज है। हॉटस्पॉट सुना होगा ना वर्ड आपने कोविड में, कि भाई यहाँ पे ज़्यादा कोरोना केसेज है, हॉटस्पॉट। तो जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं वो इस रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से हॉटस्पॉट होते हैं। नेक्स्ट इज दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, तो सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं रिसोर्सेज का। ठीक है, क्वालिटी देखते हैं कि किस क्वालिटी का है, क्वांटिटी देखते हैं कितनी क्वांटिटी में है, तो वो सारी चीज़ें हम मेजर करते हैं। सेकेंड, evolving a planning structure and endowed with appropriate technology, skill and institutional setup for implementing resources development plans। ठीक है, सो हम इवॉल्व करते हैं अपने प्लानिंग स्ट्रक्चर को, किस हिसाब की टेक्नोलॉजी है, किस हिसाब का स्किल है हमारे पास, तो वो सारी हम देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं डेवलपमेंट प्लान्स को, कि हमारे ये प्लान्स है, हम डेवलप करेंगे इस रिसोर्सेज के साथ। थर्ड इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स के साथ साथ हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स को देखते हैं और देखते हैं कितना मैच कर रहा है। जितना मैच करेगा उतना फायदा है, कि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो अगर दोनों काम हो जाएंगे एक साथ तो अच्छी बात है। क्लियर, जैसे कि आप 10th पढ़ रहे हो और आपको आगे जाके मतलब सिविल सर्वेंट है, कुछ भी अच्छा मतलब सरकारी नौकरी लेनी है, तो आप इसके साथ साथ जो जो मैं बता रहा हूँ वो भी करते चलो, आपकी तैयारी भी हो जाएगी साथ के साथ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाएंगी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो भाई, रिसोर्सेज तो हैं, ठीक है, अब उसको बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे किया जाए। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। अब गाइस देखो, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में आ जाते हैं। देखो, हम बात करें कि इंडिया जो है, इंडिया के ऊपर राज क्यों किया गया, राज मतलब मेरा नाम राज नहीं, राज क्यों किया गया, मैं वो पूछ रहा हूँ कि भाई उसके ऊपर शासन क्यों किया गया। ठीक है, इसलिए किया गया क्योंकि जो इंडिया था उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज थे, अच्छे खासे मिनरल पाए जाते थे। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई यहाँ बहुत अच्छी कंट्री है, हम इसे एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी कंट्रीज है जिनके ऊपर शासन किया गया है, तो नॉर्मली सबके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, और रिसोर्सेज जिस कंट्री के पास होते हैं वो अच्छी डेवलप होती है। ठीक है, अब जितनी भी आप कंट्री देखोगे, तो जितनी भी डेवलप्ड है उनके पास आप देखोगे कि हाँ रिसोर्सेज थे। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है तो आप डेवलप नहीं हो सकते। बहुत एग्जांपल ऐसे भी हैं, जैसे जापान ले लो, जापान के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन वो यूटिलाइज अच्छे से करते हैं। अब आप बोलो रिसोर्सेज, तो साउथ अफ्रीका रिसोर्सेज में रिच है बट डेवलप नहीं है। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे डेवलपमेंट इसलिए थोड़ी सी रुकी हुई है क्योंकि रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है धीरे धीरे। ठीक है, तो रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं डेवलपमेंट के लिए, ये बात थी। अब कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम, बाय बाय यूजिंग रिसोर्सेज जुडिशियसली, मतलब हम रिसोर्सेज को ढंग से यूज़ करें, जितना यहाँ पे लगना है वहीं पे लगाएं। ठीक है, तो उस तरीके से। अब आ जाती है बात किसकी, लैंड रिसोर्सेज की। तो लैंड रिसोर्सेज का पैटर्न देखो सबसे पहले आप। तो देखो लैंड रिसोर्सेज, लैंड ऐसी चीज है जो हर जगह यूज होती है। ठीक है, अगर आपको घर बनाना है तो सबसे पहले लैंड चाहिए, भाई ईंटें तैरेंगी नहीं पानी में, तो लैंड चाहिए। तो हमारे पास जितना भी लैंड है उसमें से जो 30% लैंड है वो माउंटेन्स है, ये देखो 30% माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज है, और जो बचा कुचा है 43% वो प्लेन्स है। क्या है, प्लेन्स, जिन पे हम रहते हैं बेसिकली। नेक्स्ट, समझ में आ गया ये, जो भी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई सी भी एक्टिविटी है, वो लैंड पे ही तो हो सकती है, और कहीं हो सकती है क्या, आप सोचो जरा, नहीं हो सकती भाई। आप लैंड के अलावा कहीं और एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप अगर टावर लगाओगे, कम्युनिकेशन टावर, तो कहाँ लगाओगे, लैंड पे ही तो लगाओगे। ठीक है, तो सिंपल, लैंड होना जरूरी है, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। लैंड यूटिलाइजेशन, चलो लैंड हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इंडिया वाले बेसिकली, इंडिया किस तरीके से लैंड का यूटिलाइजेशन करता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। सबसे पहला पर्पस फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट। सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो पहला पार्ट क्या है, फॉरेस्ट, हम लैंड यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फॉरेस्ट। ठीक है, सेकंड, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, तो पहला आता है इसमें बैरन एंड वेस्ट लैंड, या तो वो कल्टीवेशन में हम क्यों नहीं लेते किसी लैंड को, या तो वो बंजर हो या तो वेस्ट लैंड हो। सेकंड,
ऐसा लैंड जो कि हम क्या करते हैं, बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री वगैरह में बनाते हैं, इसलिए तो हम कल्टीवेशन में नहीं ले सकते, खेती नहीं कर सकते उसके ऊपर। थर्ड, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इनके इन दोनों के अलावा जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो किस में रहता है, तो एग्जाम्पल इज परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। तो पास्चर्स मतलब जिसमें हम चरवाहे अपनी जो लिव स्टॉक्स है वो चरवा सकें, बकरी वगैरह चरती हैं यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं वहाँ पे। बी, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोथ, तो वो लैंड जिसके हम ट्री उगाते हैं, ठीक है। थर्ड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो वो लैंड जिसको हमने अनकल्टिवेटेड छोड़ा है फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर, तो 5 साल के लिए हमने उसे छोड़ दिया कि भाई हम उसे कल्टिवेट नहीं कर रहे हैं, तो ये आता है हमारा थर्ड में, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में। फोर्थ, फैलो लैंड। व्हाट? फैलो लैंड, तो करंट फैलो मतलब जिसको अभी रिसेंटली हमने एक या एक से मतलब 1 साल या 1 साल से कम के लिए छोड़ा है अनकल्टिवेटेड। और सेकंड इज अदर देन करंट फैलो, मतलब जिसको हमने 1 से 5 साल के लिए छोड़ दिया, हम उससे खेती नहीं कर रहे हैं, तो वो आता है बी में, अदर देन करंट फैलो में। फिफ्थ, नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया, एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो नेट शोन एरिया में आता है हमारा क्या, वो एरिया जिसको हमने एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, तो एक से ज्यादा बार हमने उसे शो एग्रीकल्चर किया है उस पे। और क्या आता है उसमें, प्लस नेट शोन एरिया, प्लस नेट शोन एरिया, जो नेट शोन एरिया है उसको, तो उसको अगर प्लस कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है हमारा क्या, नेट शोन एरिया प्लस एरिया जिसको हमने एक साल से ज्यादा हमने उस पर एग्रीकल्चर कर दिया है, तो समझ में आ गया। चलो भाई नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन क्लियर 5 तरीके से हो सकता है। सबसे पहला फॉरेस्ट, सेकंड लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, फोर्थ फैलो लैंड एंड फिफ्थ नेट शोन एरिया। क्लियर। नेक्स्ट, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, तो हम किस तरीके से लैंड यूज करते हैं इंडिया में। So total geographical area of India is 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्या है, एरिया है हमारे इंडिया का। और इंडिया एरिया वाइज इंडिया कौन से नंबर पे आती है, 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। फर्स्ट पे कौन है, रशिया, सेकंड पे कनाडा, थर्ड पे यूएस, फोर्थ पे चाइना, फिफ्थ पे मे बी ब्राजील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ पे इंडिया। ठीक है, तो मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। तो जो लैंड यूज पैटर्न है या डाटा है वो हमें सिर्फ 93% एरिया का पता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो एरिया है असम का और जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर मतलब पीओके, पाकिस्तान ने जो ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर को, वो एरिया और असम का एरिया, वो सब एरिया मिला दिया जाए तो उसका हमें नहीं पता है। ठीक है, उसका हमें नहीं पता है ढंग से कि किस तरीके से वो यूज होता है। तो आपको ये दिख रहा होगा चार्ट। ठीक है, सो रिपोर्टिंग एरिया 100% में आ जाता है ये सारा। देखो, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, तो इतना एरिया है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में होता है। फॉरेस्ट है 18.11%, 18.11% बैरन एरिया आ जाए हमारा। ठीक है, अब आता है हमारा ये जो 1.50% मतलब 1.5% आता है ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स में। ठीक है, ये 6.23% आता है वेस्ट लैंड में, कल्चरेबल जो मतलब हम जिस पे खेती कर सकते हैं लेकिन हम उस पर करते नहीं है, वो वाले में। ठीक है, अब ये आ जाता है हमारा फैलो में, अदर देन फैलो, जैसे 5 साल से खेती नहीं की हमने। ठीक है, अब ये आ जाता है जिसमें हमने पिछले 1 साल से नहीं की है खेती। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में पूरा पूरा कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपने लैंड को इंडिया के। नेक्स्ट, तो ये वही है जो मैंने बताया बेसिकली। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये है कि लास्ट पॉइंट जो ये इंपॉर्टेंट है जो कि डिस्कस करना जरूरी है। The forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area. As it was outlined in the National Forest Policy in 1952, it was considered essential for maintenance of ecological balance. तो कहना क्या चाह रहा है ये पॉइंट, कहना ये चाह रहा है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो किसी भी कंट्री में कितना होना चाहिए, 33%। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो 1/3 इंटू 3.28 को काटो, क्या मिलेगा हमें, 1.09। तो इतना स्क्वायर किलोमीटर, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर
होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, बट ऐसा है नहीं है। ठीक है, तो 33% होना चाहिए फॉरेस्ट कवर, बट है कितना हमारे पास 18.11%। तो दिस इज फार लोअर देन द डिजायर्ड। ठीक है, तो ये है दिक्कत। जो हमारे नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी 1952 में, उसमें था 33% होना चाहिए फॉरेस्ट, बट ऐसा नहीं है। और ये जरूरी है किसके लिए? इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। जो इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब बना रहना चाहिए ना। अब फॉरेस्ट कटते रहेंगे तो जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहेंगे? सड़कों पे? नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, वो बातें हैं यहाँ पे। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर पढ़ेंगे कल। और कल ही क्या होगा हम बात करें तो कितने टाइप की सॉइल होती हैं, क्या होता है, ठीक है, तो हम कैसे बच सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन से, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, मीन्स पार्ट 3 में। बिकॉज चैप्टर बड़ा है, बेसिकली 26 से 27 पेज की पीपीटी है इसकी। धीरे धीरे ही कंप्लीट होगी, एकदम से नहीं हो सकती। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हो आप, मजबूरी है आपकी। And please guys, be safe in this corona time. Stay home, stay safe. And thank you again and be safe. Bye bye.